जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं के अध्याय नंबर 3 केमिस्ट्री के रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। वार्षिक परीक्षा में यहाँ के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, इसीलिए आप लोगों को इस अध्याय को अच्छे से देख कर जाना है। मैं आप लोगों को बच्चे जो जो क्वेश्चन बताऊँगा उनको अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये प्रश्न जो होंगे बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट भी किए गए हैं। यहाँ पर मैं कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ, साथों साथ मैं यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न, सही जोड़ी और एक शब्द में उत्तर जैसे प्रश्न जो हैं वो लेकर आया हूँ। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलो बच्चों शुरू करते हैं। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं यादव सर पीसीएमबी क्लासेस। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। रासायनिक बलगतिकी में सबसे पहला आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न देखने मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न कहता है कि उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं। तो उत्प्रेरक परिवर्तित किसे करते हैं भाई? यहाँ देखना है आप लोगों को कि अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं, या अभिक्रिया की एंथैल्पी को, या अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को, या साम्यावस्था स्थिरांक को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा आपका सी, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, इसको क्या करते हैं? उत्प्रेरक परिवर्तित कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन क्या होता है? देख सकते हैं आप, इसमें लिखा हुआ है कि ए ऑप्शन में बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, बढ़ अथवा घट सकता है। यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो अभिक्रिया हो रही है बच्चे, ठीक है, इस दौरान जो है ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन क्या होता है, इसमें क्या परिवर्तन आता है कि नहीं आता, बढ़ता है, घटता है ना, क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है। ठीक है बच्चे, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के दौरान जो ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीसरा नंबर देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है किससे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दो तापों पर वेग नियतांकों का निर्धारण करके। ठीक, आगे चलिए, इसके दो ऑप्शन हैं वो पिछले प्रश्न के। आगे चलिए, ये चित्र को आप ध्यान से देखिए। बोला गया है कि चित्र पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो आप चित्र को ध्यान से देख लीजिए, ये चित्र है और इसके हिसाब से आपको सही विकल्प बताना है। ठीक है, देखिए चित्र। अब इसमें देखो भैया, चौथा वाला जो प्रश्न है इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आपको दिखाई दे रहा है कि अभिक्रिया निर्देशांक और ऊर्जा के बीच में एक ग्राफ खींचा गया है ना। ठीक है, इस ग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। सही कथन आपको देखना है इसमें कि अगर अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा E1 प्लस E2 है और उत्पाद, ठीक है, अभिक्रियक से कम स्थायी है, तो ये ऑप्शन तो ठीक लग रहा है ना, सही विकल्प है, इसमें चयन करना है। देखते हैं आगे पढ़ के, है ना। देखो, अगर अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा E1 प्लस E2 है और उत्पाद अभिक्रियकों से अधिक स्थायी है, तो अधिक स्थायी अगर होता तो बेटा इसका ग्राफ जो है वो इस प्रकार से लूप लेकर नीचे की ओर नहीं आता। तो ये पहला ही ऑप्शन इसका सही लग रहा है, सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, और बाकी के ऑप्शन भी हैं लेकिन अधिक स्थायी है बोल रहा है, फिर उसमें अभिक्रियक से स्थायी है ना, उत्पाद अभिक्रियक से स्थायी है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है आपका, बोला गया है कि निम्नलिखित आर्हीनीय समीकरण पर विचार कीजिए और सही विकल्प पर निशान लगाइए। तो ये जो समीकरण है आर्हीनीय समीकरण है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है बेटा आपका कौन सा हो जाएगा? अभिक्रिया दर स्थिरांक घटती सक्रियण ऊर्जा और बढ़ते ताप के साथ चरघातांक से बढ़ता है। ठीक है, जो ए ई के ऊपर माइनस ई ए अपॉन आर टी की जो घात लगी हुई है, ये इस बात को दर्शाता है कि अभिक्रिया की दर स्थिरांक जो है वो घटती सक्रियण ऊर्जा और बढ़ते ताप के चरघातांक से बढ़ता है। ठीक है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे चलिए, अगला जो प्रश्न है आपका, देखो मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो सिलेक्टेड लेकर आया हूँ। इसके बीच में भी कुछ क्वेश्चन है लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, इसलिए आपको ध्यान से देखकर पढ़ना है।
ठीक है, अभिक्रिया की कोटि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ ध्यान देना है, नहीं है पूछा है बच्चे, इसीलिए बड़ा विशेष रूप से ध्यान देना है ऐसे सवालों को। तो इसका सही आंसर बेटा सी वाला हो जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि सदैव अभिक्रियाओं के अभिक्रियकों के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण में, है ना, अभिक्रियकों के स्टाइकियोमेत्रीय गुणांकों का योग होती है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है उपर्युक्त प्रश्न क्रमांक 8 के चित्र। खैर यहाँ पर 8 का चित्र तो नहीं दिया गया है, क्योंकि ये प्रश्न को शामिल नहीं किया हूँ मैं, इसलिए इसको स्किप करते हैं अभी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो सही है कौन सा है भाई? अभिक्रिया की दर समय व्यतीत होने के साथ साथ कम होती जाती है, क्योंकि अभिक्रियकों की सांद्रता कम होने लगती है। सही बात है भाई, ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई कि अभिक्रिया A+2B, है ना, और उत्पाद बन रहा है यहाँ पर C। अभिकारक है हमारे पास में A+2B और उत्पाद क्या है? C के लिए निम्नलिखित वेग नियम प्राप्त होता है। वेग बराबर के A का सांद्रण इंटू B का सांद्रण दिया हुआ है। तो A की सांद्रता स्थिर रखते हुए अभिक्रियक B की सांद्रता दुगुनी करने पर वेग नियतांक का मान क्या हो जाएगा? तो वेग नियतांक का मान भी क्या हो जाएगा बेटा? 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? रासायनिक अभिक्रियाओं के संघट्ट सिद्धांत से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है, इसलिए आपको विशेष प्रकार से ध्यान देना है। तो गलत कथन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में है बच्चे। मैं आप लोगों को ऑप्शन दिखा देता हूँ, अच्छे से पढ़ लेना है आप लोगों को। मैं अगर पूरे ऑप्शन पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए मैं सीधे आंसर बता देता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। उत्पाद पर्याप्त दहली ऊर्जा प्राप्त अणुओं अथवा परमाणुओं के संघट के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 जो दिखाई दे रहा है, इनका भी मैं जल्दी जल्दी आंसर पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि इतने में बहुत समय बीत जाएगा बच्चे, तो आप लोग इसको थोड़ा सा हिसाब से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जो 18 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 18 नंबर में बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे देखिए 19 नंबर पे देखो, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका 19 नंबर का सही आंसर है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो बच्चे, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लेकर आया हूँ, जो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने मिल जाएंगे आपकी परीक्षा बोध में। ठीक है, तो परीक्षा बोध से आप इनको पढ़ सकते हैं, इनके आंसर भी उसमें दिए गए हैं। हालांकि आपको इसके नीचे यहीं पर इसका आंसर भी दिख जाएगा। जैसे सही विकल्प चुनिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको ऐसे भी दिखेंगे जो पिछले वर्ष या गत वर्षों में आए हुए हैं। तो जैसे देखो 2020 में आया हुआ है ये प्रश्न, तो यहाँ पर देखने मिल जाएगा। इनके जो आंसर हैं बच्चे, आपको या तो आपकी परीक्षा बोर्ड में मिल जाएगा, या फिर नीचे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को इनका आंसर क्या है। आप धीरे धीरे इनको पढ़ लीजिएगा, एक एक बार इनका आंसर मिला के देखिए। ये उत्तर में दिया गया है, सबसे नीचे देखो, सबसे नीचे आपको सभी के उत्तर दिखाई देंगे। ठीक है, इसके अलावा बच्चे आप लोगों को इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए करके दिया हुआ है, और इनको भी आपको अच्छे से करके जाना है आपको, और इनके आंसर भी आपको आपकी परीक्षा बोर्ड में देखने मिल जाएंगे, और यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न बनेगा आपका सत्य असत्य भी दिखा दिए जा रहे हैं। इनको आप ध्यान से वीडियो रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, वैसे तो आपके परीक्षा बोर्ड में है ही। अब आगे चलिए, उचित संबंध जोड़िए, सही जोड़ी भी आपको दिया गया है, इसके सही जोड़ी के भी आंसर आपको दिखा दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब एक शब्द में उत्तर है, एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर लिखिए आता है। इसमें से कुछ प्रश्न जो हैं इसके पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप देख लीजिए, पिछले ही वर्ष एक प्रश्न पूछा गया है, इनके आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इस अध्याय के इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए बच्चे, मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ। एग्जैक्ट प्रश्न तो आपको बता नहीं सकता कि ये वाला ही प्रश्न आएगा, इनमें से कोई भी प्रश्न आ सकते हैं, और मैं प्रश्न नहीं बल्कि इनके टॉपिक्स लेकर आया हूँ, जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और परीक्षा में लिखना है, और अच्छे अच्छे अंक लेकर आना है। ठीक है, चलिए तो
सबसे पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको पढ़ के अच्छे से जाना है बच्चे। ठीक है, ये इसका आंसर भी है, बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिएगा आप। अब इसके आगे देखो, है ना, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, इसको पढ़ के जाना। देखो आप लोगों के पास में भी नोट्स होगा, है ना, लेकिन यहाँ जो नोट्स बताए जा रहे हैं आपको एकदम ईजी हैं बेटा। ठीक है, आपके पास भी ईजी वाला हो सकता है, चाहे तो आप अपने नोट से पढ़ लो, चाहे तो आप यहाँ से पढ़ लो, जहाँ से भी मैं टॉपिक बता देता हूँ आप उनको अच्छे से तैयार कर लेना। चाहे जहाँ से करना है आपको, आपके पास नोट्स हैं, नोट से तैयार कर लो, यहाँ से तैयार कर लो, जैसा भी, लेकिन तैयार जरूर कर लेना, क्योंकि परीक्षा में यही क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन है बेटा अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न होगा अभिक्रिया की कोटि से संबंधित प्रश्न है। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? आपको जो डार्क लाइन दिखाई दे रही है, इन्हीं लाइनों को पढ़ लेना है आप लोगों को, तो ये अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन बनेगी। ठीक है, आगे चलिए। अगला जो प्रश्न बनेगा बेटा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया और शून्य या भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया, ये आप लोगों को पढ़ के जाना है। ये यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके लिए अलग अलग मात्रक भी निकालने के लिए आते हैं, तो वो भी आपको समझाया जाएगा। देखो भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया दिखाई गई है, शून्य कोटि की अभिक्रिया भी है, इसको पढ़ के जाना, आया हुआ प्रश्न है ये शून्य कोटि की अभिक्रिया। आगे चलते हैं। ठीक है, आभासी या छद्म एकाणुक अभिक्रिया या आभासी छद्म कोटि की अभिक्रिया के नाम से भी ये प्रश्न आता है आपको परीक्षा में, तो इसको बढ़िया से ध्यान से पढ़ के जाना है आप लोगों को। आगे चलो, आगे देखिए कौन सा प्रश्न है भाई। आगे जो प्रश्न है आपका, ये तो अभिक्रिया कोटि के लिए जो मात्रक निकालने के लिए पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है, ये वाले मात्रक के। मात्रक भी पढ़ के जाना, आपको मात्रक निकालने के लिए भी आ सकता है या फिर आपको न्यू टाइप में भी आ सकता है। इसके बाद देखिए अणुसंख्यता, इसी को आणविकता कहते हैं, या अभिक्रिया की कोटि में क्या डिफरेंस है, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चे, तो ये इनको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। सक्रियण ऊर्जा भी तैयार कर लेना, इसी के साथ देहली ऊर्जा भी तैयार करना है आप लोगों को। तो देहली ऊर्जा यहाँ पर आपको तो प्रोवाइड नहीं कराया गया, लेकिन आप अपने पास नोट्स होगा, उस नोट्स में से देहली ऊर्जा को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो आप 2019 और 2023 में आया हुआ प्रश्न है ये, अर्धायु काल के लिए व्यंजक बोला गया है। ठीक है, तो अर्धायु काल के लिए जो व्यंजक है ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। देखो ये देख लीजिए, इसको आप तैयार करके चले जाएंगे। अगला जो प्रश्न दिखाई दे रहा है 2023 में आया हुआ प्रश्न है, इसको भी अच्छे से करके जाना है आपको। ठीक है, रिपीट कर सकता है बच्चे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले आए हुए प्रश्न जो हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं, रिपीट किया जाता है इनको। ठीक है, तो 2020 में आया हुआ प्रश्न है ये, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे आप लोग, है ना। आर्हीनीय समीकरण को तैयार करके जाना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसी प्रकार से इस अध्याय के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले वाले अध्याय का इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आऊँगा। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं बच्चे। यदि आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब मिलेंगे हम किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद।